नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल श्रीवाणी भजन एंड मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो पॉडकास्ट में हम जाति जनगणना के संदर्भ में हाल ही के विवादों और उनसे जुड़े सामाजिक प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) से जुड़े विवाद पर भी चर्चा करेंगे। नए नियम क्या हैं, उनके पीछे की कहानी क्या है और क्यों इस मुद्दे पर अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। साल 1990 प्रधानमंत्री वीपी सिंह का एक ऐलान और जैसे पूरे देश में एक भूचाल सा आ जाता है। हाँ, एक आग सी लग जाती है। कॉलेज के छात्र सड़कों पर हैं, नारे लग रहे हैं और कुछ जगहों पर तो खुद को आग लगाने जैसी भयानक घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल। एक तरफ मंडल कमीशन मुर्दाबाद के नारे हैं तो दूसरी तरफ मंडल कमीशन जिंदाबाद की गूंज सुनाई दे रही है। ये सिर्फ एक सरकारी रिपोर्ट लागू करने का फैसला नहीं था, ये तो भारतीय समाज और सियासत की कह सकते हैं नब्ज पर हाथ रखने जैसा था, जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। और आज हम इसी ऐतिहासिक और काफी पेचीदा मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं, मंडल आयोग। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें उस दौर की राजनीतिक शतरंज, सड़कों पे छिड़ी जंग और अदालत में हुई लंबी बहसों के बिल्कुल बीच में ले जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, मेरिट यानी काबिलियत की परिभाषा पर जो सवाल उठे थे उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जो सामग्री हमें दी गई है उसके आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फैसला आखिर लिया क्यों गया, और जब ये लागू हुआ तो इसका असर क्या हुआ, और क्या 3 दशक बाद भी मंडल की परछाई हमारे आज पर पड़ती है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तो 1980 से पड़ी हुई थी, धूल फांक रही थी। हाँ, 10 साल से। तो फिर अचानक 1990 में वीपी सिंह को ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने इस जिन को बोतल से बाहर निकाल दिया? हाँ, ये सवाल तो है। उस वक्त वीपी सिंह की सरकार कोई बहुत मजबूत सरकार तो थी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ बीजेपी का समर्थन, दूसरी तरफ लेफ्ट का, वो भी बाहरी समर्थन। और सरकार के अंदर भी चुनौतियां कम नहीं थी। चौधरी देवीलाल जैसे बड़े नेता थे जो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। बिल्कुल। सरकार रोज एक नए संकट से जूझ रही थी। सही कहा। और इसी सियासी बवंडर के बीच मंडल की सिफारिशें लागू करने का फैसला आता है। अब देखिए, यहाँ पर दो अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। अच्छा। एक कहानी कहती है कि ये एक शानदार राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। वीपी सिंह जानते थे कि देवीलाल उन्हें चुनौती दे रहे हैं, तो उन्होंने एक ऐसा दांव चला जिससे वो पिछड़े वर्गों के मसीहा बन गए और देवीलाल जैसे नेताओं का कद छोटा हो गया। अपनी कुर्सी बचाने और अपने ही विरोधियों को शांत करने का एक तरीका। हाँ, और ये भी कि बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन का जो जोर बढ़ रहा था उसे भी तोड़ने की एक कोशिश, कि हिंदू वोट को जाति के आधार पर बांट दो। ये एक मजबूत तर्क है। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है जो कहती है कि वीपी सिंह वाकई में सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध थे, कि ये सिर्फ राजनीति नहीं थी। हाँ, वो मानते थे कि आजादी के इतने सालों बाद भी अगर देश की आधी से ज्यादा आबादी को सत्ता और संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिली है तो ये नाइंसाफी है। और रिपोर्ट की सबसे बड़ी सिफारिश यही थी, है ना, कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 27% आरक्षण दिया जाए। बिल्कुल, यही मुख्य सिफारिश थी। यहाँ एक दिलचस्प बात है। हमारे स्रोतों में बताया गया है कि आयोग ने देश में लगभग 3743 पिछड़ी जातियों की पहचान की थी, जो आबादी का करीब 52% थी। हाँ, 52%। तो फिर आरक्षण सिर्फ 27% ही क्यों, 52% क्यों नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर एक तकनीकी पेच है। क्या? इसकी वजह थी सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला जिसमें आरक्षण की ऊपरी सीमा 50% तय कर दी गई थी। अब देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति एससी और एसटी के लिए 22.5% आरक्षण तो पहले से ही था। अच्छा। तो 50 में से 22.5 घटाने पर बचता है 27.5। तो इसीलिए इसे 27% पर तय किया गया। ये कोई मनमाना आंकड़ा नहीं था। नहीं, इसके पीछे कानूनी मजबूरी भी थी। अच्छा, तो ये थी इसके पीछे की गणित। लेकिन जैसे ही ये ऐलान हुआ, मुझे लगता है गणित और तर्क सब पीछे रह गए और भावनाएं सड़कों पर आ गईं। हाँ, खासकर उत्तर भारत में तो जैसे आग ही लग गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, हर जगह छात्र विरोध कर रहे थे। हाँ, और ये विरोध बहुत तीव्र था। आपके दिए गए एक लेख में जिक्र है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तो एक चौराहे पर 24 घंटे का धरना शुरू कर दिया और उसका नाम ही क्रांति चौक रख दिया। वाह।
ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये छात्रों के मन में बैठे उस डर का इजहार था कि उनका भविष्य खतरे में है। उन्हें लग रहा था कि अब मेहनत और नंबरों की कोई कीमत नहीं रहेगी। और इसी डर ने एक बहुत ही भयानक और बहुत दुखद रूप लिया, आत्मदाह। हाँ, दिल्ली के छात्र राजीव गोस्वामी की खुद को आग लगाने वाली तस्वीर, वो तो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बन गई थी। वो एक भयावह दौर था। आंकड़े बताते हैं कि उस दौरान लगभग 160 युवाओं ने आत्मदाह की कोशिश की, जिनमें से 60 से ज्यादा की जान चली गई। 60 से ज्यादा? उस वक्त के अखबारों की सुर्खियां देखिए, खूनी आरक्षण जैसे शब्द इस्तेमाल हो रहे थे। एक पूरी पीढ़ी को लग रहा था कि सरकार ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया है। उनका तर्क सीधा था, ये मेरिट की हत्या है। हाँ, अवसर योग्यता से नहीं, जाति से मिलेंगे। लेकिन ये तो कहानी का एक सिरा है। दूसरा सिरा क्या था? जिन करोड़ों लोगों के लिए ये आरक्षण लागू किया जा रहा था, उनकी दुनिया में क्या चल रहा था? क्या वो भी सड़कों पर थे? देखिए, शुरुआत में मंडल के समर्थन में उतने बड़े प्रदर्शन नहीं हुए। क्यों? इसकी एक वजह यह भी थी कि जिन वर्गों को इसका फायदा होना था, वो उतने संगठित नहीं थे और मीडिया में भी उनकी आवाज उतनी मजबूत नहीं थी। लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ा बदलाव आ रहा था। क्या? पिछड़े वर्गों के बीच वीपी सिंह एक हीरो बन चुके थे और फिर धीरे धीरे समर्थन में भी रैलियां होने लगी। और यहीं से भारतीय राजनीति की एक नई इबारत लिखी जानी शुरू हुई, है ना? बिल्कुल। इस आंदोलन की आग ने उत्तर भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? इसी मंडल की राजनीति से लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और कांशीराम जैसे नेताओं का उनका राष्ट्रीय पटल पर उदय हुआ। उन्होंने राजनीति की भाषा बदल दी। मतलब अब बात सिर्फ विकास या गरीबी की नहीं थी? नहीं, अब बात थी सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी की। उन्होंने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। तो एक तरफ सड़कों पर मेरिट बचाने की लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ हिस्सेदारी की मांग उठ रही थी, और इन सब के बीच बीजेपी की हालत बड़ी अजीब हो गई थी। हाँ, फंस गई थी वो। वीपी सिंह सरकार का समर्थन भी कर रही थी और उसका अपना कोर वोटर यानी सवर्ण जातियां इस फैसले से आग बबूला थी। उनके लिए ये एक धर्म संकट वाली स्थिति थी। मंडल का सीधा विरोध करते तो पिछड़ा वर्ग नाराज हो जाता, जिसका समर्थन वो भी चाहते थे, और चुप रहते तो उनका परंपरागत सवर्ण वोटर छिटक जाता। सही कहा। इसी दुविधा से निकलने के लिए बीजेपी ने एक नई चाल चली, जिसे कुछ विश्लेषक कमंडल की राजनीति कहते हैं। ये तो बहुत सुना है, मंडल बनाम कमंडल। ये रणनीति थी क्या असल में? रणनीति ये थी कि अगर समाज जाति के नाम पर बट रहा है तो उसे धर्म के नाम पर एकजुट करो। अच्छा। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी मशहूर राम रथ यात्रा शुरू की। मकसद साफ था, देश में बहस का मुद्दा मंडल से हटाकर मंदिर पर ले आओ। जाति की पहचान को एक बड़ी हिंदू पहचान के नीचे दबा दो। ये तो बहुत बड़ा दांव था। एक दिलचस्प बात यह है कि हमारे स्रोत बताते हैं कि इस पूरी यात्रा के प्रबंधन में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेता थे नरेंद्र मोदी। वाह, मतलब एक तरफ मंडल की आग से देश जल रहा था और बीजेपी ने उसी वक्त एक और चिंगारी फेंक दी। नतीजा तो विस्फोटक होना ही था। और वही हुआ। जैसे ही आडवाणी का रथ बिहार पहुंचा, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लालू यादव उस वक्त तक पिछड़े वर्गों का एक बड़ा नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। हाँ, और इस गिरफ्तारी की तुरंत बाद बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। है। तो सरकार गिरने के साथ कहानी खत्म नहीं हुई। सियासी लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। हाँ, और 1992 में इंदिरा सानी बनाम भारत सरकार केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो आज भी भारत की आरक्षण नीति की नींव है। क्या था उस फैसले में? ये एक बहुत ही संतुलित फैसला था। एक तरफ कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। उन्होंने माना कि भारत की सामाजिक हकीकत में पिछड़ेपन का एक बड़ा आधार जाति है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने कुछ सीमाएं भी तो तय की थी। मुझे लगता है क्रीली लेयर का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। बिल्कुल। क्या ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट में था या ये कोर्ट ने अपनी तरफ से जोड़ा? नहीं, ये कोर्ट का ही दिया हुआ सिद्धांत है और ये बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का मकसद सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आगे लाना है, न कि पिछड़ी जातियों के अमीर और संपन्न लोगों को बार बार फायदा पहुंचाना। अच्छा। इसलिए उन्होंने क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया, मतलब ओबीसी वर्ग के वो लोग जो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हैं, उन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और वो 50% की सीमा। हाँ,
कोर्ट ने आरक्षण की कुल सीमा को 50% पर भी बनाए रखा। इस पूरे विवाद का एक सबसे बड़ा नतीजा ये भी हुआ कि मेरिट या काबिलियत शब्द पर ही एक बड़ी बहस छिड़ गई। हाँ हमारे स्रोतों में एक बहुत ही जबरदस्त दार्शनिक तर्क दिया गया है जी, कि हम जिसे मेरिट कहते हैं, क्या वो वाकई में सिर्फ मेहनत का नतीजा है? ये इस पूरी बहस का सबसे गहरा पहलू है। तर्क ये है कि मेरिट कोई हवा में पैदा होने वाली चीज नहीं है। तो फिर क्या है? इसे किसी व्यक्ति को मिले मौकों, उसके सामाजिक माहौल और उसकी मुश्किलों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसका कोई उदाहरण है हमारे पास? क्योंकि ये सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ा है, उसे हर विषय के लिए बेस्ट कोचिंग मिली है, घर में हर तरह की सुविधा है, ठीक है। वो आईआईटी की परीक्षा में टॉप रैंक लाता है। दूसरी तरफ ओडिशा के एक दूर दराज गांव का एक लड़का है जिसके घर में बिजली भी ठीक से नहीं आती, जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, और कोई कोचिंग भी नहीं है? कोई कोचिंग नहीं, और वो तीसरे प्रयास में 2000वीं रैंक ले आता है। अब सवाल ये है कि ज्यादा मेरिटोरियस या योग्य कौन है? ये तो कमाल का सवाल है। इसने तो मेरिट शब्द को देखने का मेरा नजरिया ही बदल दिया। हाँ, मतलब हम जिसे एक सीधी रेस समझ रहे हैं वो शायद इस पर निर्भर करता है कि कौन कहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है। बिल्कुल। ये तर्क इस विचार को चुनौती देता है कि अवसरों की समानता के बिना योग्यता की दौड़ निष्पक्ष हो सकती है। कि जिसे हम अक्सर मेरिट कहते हैं वो असल में प्रिविलेज या विशेषाधिकार का ही दूसरा नाम हो सकता है, एक तरह से। हाँ, और यही आरक्षण के पीछे का मूल दर्शन है कि पहले सबको एक ही स्टार्टिंग लाइन पर तो लाया जाए। ये बहस तो आज तक चल रही है। एक बात और जो ध्यान खींचती है वो ये कि मंडल आयोग ने सिर्फ आरक्षण की बात नहीं की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने भूमि सुधार जैसे कई बड़े ढांचागत बदलावों की सिफारिश की थी। कुल 40 सिफारिशें थीं, लेकिन लागू सिर्फ 2 हुई, नौकरी और शिक्षा में आरक्षण। और ये बहुत कुछ कहता है, शायद इसलिए क्योंकि आरक्षण लागू करना राजनीतिक रूप से फायदेमंद था, लेकिन भूमि सुधार जैसे कदम उठाने से ताकतवर वर्गों के हित प्रभावित होते। हाँ, जिसका खतरा कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठाना चाहता था। और देखिए, मंडल की बहस आज भी जिंदा है। कैसे? हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए कुछ नए नियम जारी किए हैं। हाँ, और इस पर भी विवाद शुरू हो गया है। बिल्कुल। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी कैंपस में दलित और पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव होता है। हाँ, होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को डर है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, खासकर जब झूठी शिकायतों से जुड़ा एक अहम प्रावधान हटा दिया गया है। और अगर आप इसके मूल में जाएं, तो समस्या आज भी वहीं खड़ी है। कहाँ? आंकड़े दिखाते हैं कि ज्यादातर विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रोफेसर और ऊंचे पदों पर आज भी सवर्ण जातियों का दबदबा है, जबकि आरक्षित वर्गों के लिए कई पद सालों तक खाली पड़े रहते हैं। ये एक शक्ति असंतुलन को दिखाता है। बिल्कुल, जिसे मंडल ने संबोधित करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लड़ाई आज भी अधूरी है। तो 1990 के उस राजनीतिक तूफान से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक, सड़कों पर बहे आंसुओं से लेकर मेरिट जैसे शब्दों पर छिड़ी बौद्धिक बहसों तक, मंडल सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं थी। नहीं, उससे कहीं ज्यादा थी। इसने हमेशा के लिए भारत की राजनीति का डीएनए बदल दिया। इसने जहां एक बड़े तबके के लिए अवसरों के बंद दरवाजे खोले, वहीं एक दूसरे तबके के मन में असुरक्षा और गुस्से को भी जन्म दिया। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके साथ हम आज भी जी रहे हैं। ये एक ऐसी बहस है जो हर कुछ साल में एक नए रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। और अंत में हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जो हमारे स्रोतों में से एक में उपनिषद के हवाले से कही गई है। हाँ, जब एक शिष्य ने गुरु से पूछा कि जाति क्या है, तो गुरु ने जवाब दिया, आत्मा का जन्म नहीं होता, वो अजात है, और शरीर चाहे राजा का हो या रंग का, सबका एक जैसा है। इसका मतलब जाति सिर्फ मन की एक कल्पना है, एक वहम। और सोचने वाली बात यह है कि जो इंसान इस कल्पना या वहम में जिएगा, वो एक सच्चा और असल जीवन कैसे जी पाएगा।